नेक्स्ट टॉपिक है, अब तक हमने पॉइजन का क्लासिफिकेशन अब तक हमने पॉइजन का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था? परसों की क्लास में पढ़ा था हमने मॉडर्न का। आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो विष है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, किसी को भी डाउट हुआ करे तो मुझे रोक के पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। और अगर किसी को ऐसा डाउट है जो बहुत हाँ जी बोलिए। अगर आपके लिए बड़ा क्वेश्चन आता है 10 नंबर में आता है तो आपको दोनों ही मेंशन करके आने पड़ेंगे। आयुर्वेद का क्लासिफिकेशन ज़्यादा बड़ा है नहीं, बस इतना सही है। लेकिन अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों लिख के आने पड़ेंगे। बाकी आप क्वेश्चन, और छोटा क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि आयुर्वेद पूछा है या मॉडर्न, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार विष का वर्गीकरण, तो आपको आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक इन दोनों का याद रखना है। मैंने और भी आचार्य का यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन आचार्य सुश्रुत और चरक का तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि चरक का तो आपको उत्तरार्ध में भी काम आने वाला है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या क्लासिफिकेशन दिया है? आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो विष होता है वो 3 तरीके का होता है। स्थावर, जिसके अंदर सारे प्लांट वगैरह आते हैं, या स्थावर के अंदर वो भी आता है जो ज़मीन से निकाला जा रहा है, जैसे मेटल वगैरह हो गई, जो भी है मेटल वगैरह हो गई, वो सारी ज़मीन से निकाली जा रही हैं, वो भी आचार्य सुश्रुत ने स्थावर के अंदर रखा है। और जितने भी प्लांट बेस्ड पॉइजन होते हैं उनको भी आचार्य सुश्रुत ने किसके अंदर रखा है? स्थावर के अंदर। तो स्थावर का मीन जो है वो आपको क्लियर हो। फिर है सेकंड जंगम। जंगम में सारे कौन आएंगे? जंतु आएंगे। जंतु बोले तो सर्प हो गया, स्नेक हो गया, बिच्छू हो गया, कोई भी इंसेक्ट हो गया, चूहा हो गया, या फिर मकड़ी हो गई, वो सारे किसके अंदर आएंगे? जांगम के अंदर। और कृत्रिम विष वो होता है जो नेचर में अवेलेबल नहीं है, नेचर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ह्यूमन ने उसको रिएक्ट करके पॉइजन बना दिया, ठीक है, किसी चीज़ ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल घृत और मधु की समान मात्रा क्या होती है? विष के समान होती है। घृत और मधु को अगर समान मात्रा में यूज किया जाए तो वो विष के समान होती है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो वो क्या हो गया? कृत्रिम, यानी कि जो पॉइजन है वो जो सबस्टांस है वो अकेला अपनी फॉर्म में पॉइजन नहीं है, लेकिन अगर उसको किसी और के साथ कंबाइंड करके लिया जाए तो वो पॉइजन की तरह वर्क कर सकता है। तो वो सारे कौन से होते हैं? कृत्रिम होते हैं, यानी कि जो इंसान ने बना है, जो मानव ने बना है, वो सारे विष कौन से होते हैं? कृत्रिम विष होते हैं। फिर आचार्य चरक क्या क्लासिफिकेशन देते हैं? स्थावर और जांगम के अलावा वो एक कृत्रिम की जगह वो क्या बोल देते हैं? गर संयोगज। गर संयोगज, गर मतलब विष, संयोग, जो विष संयोग करने से बना हो, यानी कि मिलाने से बना हो, दो चीज़ों को मिलाने से जो अगर विष की तरह काम कर रहा है तो वो हो गया गर संयोगज। वही क्या? घृत और मधु वाला एग्जाम्पल। तो इसमें क्या हो सकता है? निर्विष द्रव्य संयोगज, यानी कि दो द्रव्य ऐसे थे जिनको हम मिला रहे हैं, वो अकेले पॉइजन नहीं है। घृत और मधु दोनों ही, अकेला जो घृत है वो विष थोड़ी होता है, या फिर अकेला जो मधु होता है वो विष थोड़ी होता है, लेकिन हम उन दोनों निर्विष द्रव्य का संयोग कर रहे हैं तो विष द्रव्य बन रहा है। तो वो कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया? निर्विष द्रव्य संयोगज। और सविष द्रव्य संयोगज में क्या हो सकता है? कोई भी दो पॉइजन को आप मिला के ले रहे हो, जैसे वस्तनाव को या अर्क को आप मिला के ले रहे हो, या गुंजा को या एरंड को आप मिला के ले रहे हो, तो वो हो गया सविष द्रव्य संयोगज, ठीक है। तो इस तरीके से आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है। आचार्य सारंगधर ने सेम चरक के सुश्रुत के जैसे ही क्लासिफिकेशन दिया है, लेकिन ये क्या बोल देते हैं? ये थोड़ा अलग बोल देते हैं, और ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है इसका बड़ा क्वेश्चन। कैसे पूछते हैं वो क्वेश्चन तो डिटेल में आएगा बाद में, लेकिन उन्होंने क्लासिफिकेशन क्या बताया है? स्थावर, जांगम और कृत्रिम। फिर इन्होंने कृत्रिम को 2 में क्लासीफाई किया, एक बोला गर्विष और एक होता है दूषी विष। दोनों में क्या डिफरेंस होता है आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि गर्विष क्या होते हैं, दूषी विष क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? गर्विष और दूषी विष का वर्णन कौन करता है? आचार्य सारंगधर, ठीक है। आचार्य सुश्रुत तो गर्विष के बारे में वर्णन करते ही नहीं है।
आचार्य चरक गर्विश ना बोल के क्या बोलते हैं, गर संयोगज। तो ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से। फिर उसके बाद है स्थावर विष। जो भी हमने स्थावर विष पढ़ा और जांगम विष, दो तरीके के मेन विष पढ़ेंगे। कृत्रिम तो अपना अलग ही आएगा, दूषी विष और गर विष, वो अलग बात करेंगे। लेकिन अभी आज हम बात करने वाले हैं स्थावर विष और जांगम विष। अब ये दोनों जो कोटेशन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोटेशन आपको दोनों ही कोटेशन याद करने हैं। अब तक 4 कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अगत तंत्र की परिभाषा, दोनों कोटेशन ये, और एक थे विष के गुण। ये 4 कोटेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, किसी दिन जब भी मुझे लगेगा मैं आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है। तो स्थावर विष के अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब क्या है? अधिष्ठान का मतलब ये है कि जो भी प्लांट बेस्ड पॉइजन है वो प्लांट के कौन से पार्ट में उपस्थित होगा। कोई भी प्लांट है तो प्लांट के अंदर पंचांग होता है, आप लोग डीजी पढ़ के आए हो, ठीक है। पत्र भी होगा, पुष्प भी होगा, मूल भी होगी, तना भी होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर। लेकिन हमें काम किससे है अगद में? हमें काम उससे है जिसमें उस प्लांट का पॉइजन है। अब जैसे आप एरंड का यूज़ लेते हैं, एरंड जो है उसको हम वातनाशक की तरह यूज़ लेते हैं, लेकिन एरंड एक पॉइजन की तरह भी काम करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि एरंड का कौन सा पार्ट पॉइजनिंग करता है, जिससे हम उसे ट्रीटमेंट में यूज़ ना लें, दूसरे पार्ट को यूज़ लें। तो आप मेरी बात को समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अधिष्ठान वो पार्ट है प्लांट का जिसके अंदर विष अधिष्ठित है, जिसके अंदर विष रहता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी पार्ट की मूल में विष रहेगा, किसी प्लांट के पत्र में विष रहेगा, किसी के फूल में, जैसे धतूरा है वो फल है तो उसके फल में विष रहेगा, किसी के पुष्प में विष रहेगा, तो वो होते हैं अधिष्ठान। अब हम बात करते हैं स्थावर विष के अधिष्ठान। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 10 होते हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद करना है सबको। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक शीर्षार एव च निर्यासो धातवश्चैव कंदश्च दशम स्मृता। तो स्थावर विष कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब 10 कैसे कैसे हैं? पहला है मूलम, मूल। मूल कितने? मूल जो है अधिष्ठान होता है, ठीक है। अब मूल के विष होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जितने भी हम पॉइजनस प्लांट पढ़ेंगे उनमें मूल विष वाले प्लांट कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। तो इसके जो मूल विष वाले जो प्लांट हैं उनका, जैसे आपने मूल का सेवन किया तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? प्रलाप। लक्षण भले ही आप एक बार रीड करके छोड़ दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने लिख दिया है। तो क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं? प्रलाप, मोह, उद्वेष्टन, पिंड को उद्वेष्टन होता है यानी कि हाथ पैरों में ऐंठन मिल सकती है। प्रलाप, एकदम चुपचाप बैठ जाएगा, रोने लग जाएगा, मोह की कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल सकती है। पत्र विष कितने होते हैं? 5 होते हैं। पत्र विष में क्या क्या देखने को मिलेगा? जृंभा। पत्र विष का सेवन करने से क्या क्या आएगी? जृंभा बहुत आएगी, हाथ पैरों में ऐंठन होगी और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, श्वास में कष्ट होगा। फल विष कितने होते हैं? 12 होते हैं। अगर किसी को संख्या भी याद नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको केवल ये 10 अधिष्ठान के नाम याद करने हैं। मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक शीर्षार एव च। इस तरीके से आपको ये नाम याद करने हैं। अगर आपको संख्या याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, लक्षण याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है स्थावर विष के अधिष्ठान की संख्या और उनके नाम, ठीक है। और अगर पुष्प है तो क्या देखने को मिलेगा? पुष्प विष कितने होते हैं? 5 होते हैं। वमन, आधमान और मोह। फल वाला रह गया था, इसमें मुश्क शोफ। मुश्क किसको बोलते हैं? टेस्टिस को बोलते हैं। तो टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाएगी। दाह और अन्न द्वेष देखने को मिलेगा। फिर देखना त्वक सार निर्यास, ये तीनों ही कितने होते हैं? 7 त्वक, 7 सार और 7 निर्यास, यानी कि तीनों ही 7-7 होते हैं। इनके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? मुंह से दुर्गंध आएगी, कठोरता, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, सिर में पेन बहुत ज़्यादा होगा और कफ का स्राव होगा। इनको मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये याद रखने वाले नहीं हैं, केवल आपको इन्हीं पे फोकस रखना है अपना,
ठीक है। शीर कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो दूध पीने से, जैसे आप बच्चे को याद करके रखिएगा, जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो दूध पीता है तो थोड़े बहुत उसके झाग निकलते हैं, तो मुंह से फेन आएगा और अतिसार हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है याद रखना, ठीक है। धातु का सेवन करने से, धातु में कोई भी हो सकता है, धातु का जैसे कॉपर ही हो गया, उसका सेवन करने से क्या होगा? हृदय में पीड़ा होगी, मूर्छा और तालुद है। और जो कंद जो होता है, कंद की तरह जिस भी पॉइजन का यूज कर रहे हैं या जो भी पॉइजन है उसका कंद पार्ट यूज किया जाता है, वो बहुत ही तीक्ष्ण होता है, बहुत ही जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर बहुत ही सीवियर सिम्टम उत्पन्न करता है। तो इतना कुछ याद नहीं रखना है आपको, केवल यही याद रखना है और कोटेशन इंपॉर्टेंट है, याद करना है। फिर उसके बाद है जांगम विष के अधिष्ठान। जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 16 होते हैं। संख्या भी आपको याद रखनी है, जैसे आप लोग पूर्वार्ध में याद करके आए होंगे। मूलिनी द्रव्य कितने होते हैं? आंसर कीजिए, मूलिनी द्रव्य कितने होते हैं? अभी पढ़ के आए हो ना आप लोग चरक? किसी को भी नहीं आ रहा? आप लोगों को आवाज तो आ रही है मेरी? आंसर कीजिए, मूलिनी फलिनी की संख्या किसी को भी याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं। मूलिनी कितने होते हैं? 16 होते हैं। और फलिनी द्रव्य कितने होते हैं? 19 होते हैं। आपके चरक का फर्स्ट चैप्टर दीर्घ जीवंतीय के अंदर ये दिया गया था। चलो कोई बात नहीं है, याद रखिएगा आगे से। तो इसी तरीके से जैसे आपको वो याद रखना है, ऐसे ये याद रखना है कि स्थावर विष 10 होते हैं, स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं, और जंगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 16 होते हैं। जैसे मूलिनी जो द्रव्य होते हैं वो 16 होते हैं, उसी तरीके से जंगम विष के अधिष्ठान भी कितने होते हैं? 16 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? तत्र, दृष्टि, निश्वास, द्रष्टा। एक बार पूरा कोटेशन पढ़ती हूँ, फिर एक एक एक्सप्लेन करती हूँ। तत्र, दृष्टि, निश्वास, द्रष्टा, नख, मूत्र, पुरुष, शुक्र, लाला, आर्तव, मुख संदंश, विसर्जित, तुंडास्ति, पित्त, शूक, शवानिति। ये कोटेशन याद करना है। अब एक एक की बात करते हैं। दृष्टि, निश्वास। आप लोगों ने कोई कहानी सुनी हो बहुत पुरानी, तो पहले जो दिव्य सर्प होते थे, जब सर्प पढ़ेंगे तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले सर्प होते थे और कुछ नाम भी था उनका, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो उनके तो केवल देखने भर से ही क्या हो जाती थी? पॉइजनिंग हो जाती थी। पहले जब देवता और वो सब होते थे, एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम की बात है ये। तो दिव्य सर्प के देखने से, दृष्टि, केवल नज़र डालने से ही अगर किसी को दिव्य सर्प ने देख लिया तो उस इंसान के अंदर पॉइजनिंग हो जाएगी। और निश्वास, उसके पास रह के श्वसन करने से ही क्या हो जाता था? पॉइजनिंग हो जाती थी। तो दृष्टि और निश्वास का एग्जाम्पल कौन है? दिव्य सर्प। इनके देख लेने से या इनके पास श्वसन करने से ही क्या हो जाता है? जो है पॉइजनिंग हो जाती है। द्रंष्टा, द्रंष्टा का मतलब बाइट कर लिया, स्नेक ने बाइट कर लिया। भौम्य सर्प, जो भी स्नेक है जो आज एग्जिस्ट करते हैं, जो स्नेक बाइट से जो भी पॉइजनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? बाइट, यानी कि द्रंष्टा करने से, ठीक है। कई जानवर ऐसे होते हैं जिनके नाखून का निशान अगर लग जाता है शरीर पर तो पॉइजनिंग हो जाती है। तो कौन कौन से जानवर हो सकते हैं? कुत्ता है, गोधा, गोधा को क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हो गोधा को? मुझे नहीं पता, आप लोग पूछ लीजिएगा। और मंडूक, ठीक है। तो मंडूक यानी कि मेंढक। गोधा एक बड़ी वाली जो छिपकली जैसा जो होता है उसको बोलते हैं गोधा, ठीक है। और पुरुष मूत्र से कौन कौन से जानवर कैसे होता है? पिचिष्टक और वर्च कीट। जो कीड़े हैं वो जो खुद किसके अंदर रह रहे हैं? मल के अंदर रह रहे हैं, वो वाले कीड़े, उनके पुरुष और मूत्र से क्या हो जाती है? पॉइजनिंग हो जाती है। शुक्र, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूषक विष का याद रखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा जानवर है जिसके शुक्र से पॉइजनिंग होती है? चूहे के शुक्र से पॉइजनिंग होती है। चूहा दांत से बाइट करेगा, चूहा किसी को काट गया, वो मरेगा नहीं, लेकिन उसने अपना जब शुक्र अंदर छोड़ दिया तो उसकी पॉइजनिंग हो जाएगी। लूता बोले तो मकड़ी, मकड़ी का आर्तव और लाला स्राव। मकड़ी बोलते ना, गाँव के अंदर बोला जाता है मकड़ी फर गई,
मकड़ी की लार फिर गई, ऐसे करके बोला जाता है आप लोगों को अगर जो है लोकल लैंग्वेज का पता हो तो आर्तव और लाला स्राव ये किसका होता है, मकड़ी का। तो मकड़ी के किस पार्ट से पॉइजनिंग होती है, आर्तव से और सलाइवा से, ठीक है। फिर उसके बाद है वृश्चिक और उचिटिंग, इनके आर यानी कि इनका जो पीछे टेल में जो डंक होता है उनसे पॉइजनिंग होती है। मुख संदंश जो मुंह के पास जो डंक होता है उससे किसके से होती है, मक्षिका, मक्खी और जोंक, ठीक है। फिर विसर्जित जिसकी गुदा से पॉइजनिंग होती है, उस जानवर का नाम आचार्य ने मेंशन नहीं किया है। पित्त मछली के पित्त से पॉइजनिंग होती है। शूक और तुंडास्ती किसकी, शतपदी, जो सेंट्रीपीड जो होता है 100 पैर वाला जो जानवर होता है, कान खजूरा जिसको बोलते हैं, शतपदी जिसको बोलते हैं, उसके शूक और तुंडास्थि से पॉइजनिंग होती है। एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे जानवर भी आपके डिटेल में है सिलेबस में, मूषक शतपदी सारे आएंगे, ये हर का अपना अलग अलग चैप्टर है। और शव कीट और सर्प के सब से क्या होती है, पॉइजनिंग, यानी कि उनकी डेड बॉडी से पॉइजनिंग होती है। तो ये तो केवल आपको याद रखने के लिए, बाकी आपको मेन इसमें याद रखना है कि जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं, 16 होते हैं। और जांगम विष के अधिष्ठान कौन कौन से होते हैं, सभी को कोटेशन याद करना है, मैं पूछूंगी जब भी मेरा मन हुआ मैं पूछूंगी आप लोगों से, ठीक है। फिर है उसके बाद